हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से नवंबर 2022 का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी मैगजीन में जो दिया हुआ है वो पॉलिटी का करंट अफेयर दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही सेक्शंस में हर सब्जेक्ट वाइज ये मैगजीन बटी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटी का करंट अफेयर है, देन आईआर का है। ठीक है, आगे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सबका करंट अफेयर होगा। तो हम अलग अलग क्लासेस लाएंगे सारी करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, पॉलिटी की अलग, आईआर की अलग होगी, एनवायरनमेंट की अलग करंट अफेयर होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का करंट अफेयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंडेक्स को देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारी हमें कवर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी वो था ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था ना कि 103वां संविधान संशोधन जो सरकार ने किया था, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। तो आखिर क्या है यह पूरा मामला, हम अभी समझेंगे। ठीक है, देखिए दूसरी न्यूज़ है आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लेकर। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और क्यों ये चर्चा में है, क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। देन कुछ हमारी न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं, जैसे कि पहली है विचाराधीन कैदियों को मताधिकार। ठीक है, राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। तो आखिर ये न्यूज़ क्यों चर्चा में है। देन इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट, ई कोर्ट परियोजना के तहत शुरू की गई पहले कौन कौन सी पहले हैं। पुलिस आयुक्त प्रणाली क्या है, ये क्यों चर्चा में है। ठीक है, कुछ न्यूज़ होगी तभी ये करंट अफेयर में आई है ना। देखिए आधार नियमों में क्या संशोधन किया गया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 ये क्या है, इंडिया की क्या रैंक है इसके अंदर। तो ये सारी न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा जो ये हमारी पहली न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छे से हर न्यूज़ को समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा वही रहता है। ठीक है, आप ना जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है कभी नहीं बदलती, ये पूरे साल चर्चा में रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है ये कब से चर्चा में है। ठीक है, आरक्षण का जो मुद्दा है आज़ादी के बाद से ही ये चल रहा है। इसलिए एक बार हर न्यूज़ को अच्छे से समझ लीजिए, क्या उसका हिस्ट्री है, क्या सब डायमेंशन है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि आखिर ये ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण की बात हो रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण की बात है, आखिर ये क्या है। ठीक है, पूरी कहानी क्या है हमें समझना है ये चीज़। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़। देखिए चर्चा में क्यों या सुर्खियों में क्यों, आखिर ये क्यों थी चर्चा में न्यूज़, सबसे पहले हमें ये समझना है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 103वां संविधान संशोधन क्या है, वैध है, कानूनी है। ठीक है, तो इसको बरकरार रखा है। आखिर ये संशोधन क्या था, 103वां संविधान संशोधन क्या था। तो इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में किसको, ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। किस चीज में, शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में। ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज़। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या थी, कहानी कहाँ से हमारी शुरू होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो ये सरकार ने 2019 में, ठीक है, सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया था। ठीक है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने हमारे संविधान में आर्टिकल 15 सब क्लोज 6, ठीक है, और आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 इसको ऐड किया था, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि आखिर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 और 16 आखिर है कहाँ। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तभी हमें ये पूरा मामला क्या है समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 और 16 जो है हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं ना, मौलिक अधिकार से, है ना, अनुच्छेद 15 और 16। देखिए
भाग 3 में हमारा संविधान जो है पूरा वो 25 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, 25 भाग में डिवाइडेड है। तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, ठीक है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और इसी में ही सबसे पहले हमारा है समानता का अधिकार, ठीक है, सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 15 और 16 है वो इन्हीं के बीच में आएंगे, आर्टिकल 14 के बाद 15 16, ठीक है। तो यही कुछ सरकार ने फेरबदल किया है, ठीक है। देखिए तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आर्टिकल 14, 15, 16 ये है क्या, ठीक है, ये किस चीज़ की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा मामला क्या है। तो हमने अभी तक देखा कि 2019 में सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया हमारे संविधान में, ठीक है, जिसमें हमारे संविधान में आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 को जोड़ा गया, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो आर्टिकल 15 और 16 है ये हमारे किससे रिलेटेड है, तो हमारे जो संविधान का भाग 3 है वो हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर 35, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी लोग कानून के सामने क्या हैं, समान हैं, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सभी लोग कानून के समान समान हैं, ठीक है, कानून के समक्ष क्या है, समान है। देखिए तो आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 14 की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 15 एंड 16 की, ठीक है। तो समझते हैं आर्टिकल 15 और 16 क्या है। देखिए आर्टिकल 15 जो है फ्रेंड्स वो सामाजिक समानता की बात करता है, समाज में सभी लोग समान हैं। कैसे समान हैं, किस आधार की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि सभी लोग धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव को ये प्रतिषेध करता है, ठीक है, किसी के साथ भी आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमारा आर्टिकल 15 कहता है। तो आखिर सरकार ने इसमें क्या ऐड किया है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 के जो हैं 5 सब क्लोजेज हैं, ठीक है, सब क्लोजेज का मतलब होता है आर्टिकल 15(1) एक है, आर्टिकल 15(2) अलग हो गया, ठीक है, ऐसे ही 5 सब क्लोजेज हैं इसके। और अभी सरकार ने कौन सा ऐड किया है, आर्टिकल 15 सब क्लोज 6, ठीक है। तो हमें समझना होगा आखिर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 4 है, ठीक है, ये ऐसा बोलता था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा एससी व एसटी के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा हमारे संविधान में मेंशन था। क्या था हमारे संविधान में मेंशन, आर्टिकल 15(4) ये बोलता था कि जो सरकार है ना, सामाजिक, इन वर्ड्स पर ध्यान देना, हमारी सरकार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एससी एसटी के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। तो अगर सरकार ओबीसी, एससी एसटी, ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन है, अगर सरकार ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान करती है तो उसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15(4) में ऐसा मेंशन था। देखिए आधार क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक है, वो वर्ग जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी आर्थिक आधार का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए तो इतना हमने समझा कि आर्टिकल 15 क्या है, सामाजिक समानता की बात करता है, और आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 4 है वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो है राज्य ओबीसी, एससी एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है, ठीक है। तो देखिए आखिर हुआ क्या आगे। देखिए फ्रेंड्स,
तो हुआ क्या था, अभी आर्टिकल 15(4) हमने देखा, ठीक है। तो हमने कितना बताया था कि कितने सब क्लोज हैं, 5 सब क्लोज है। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 सब क्लोज 5 है ना, इसको भी ऐड किया गया था। तो इसके लिए 93वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया था, ठीक है। ये जैसे कि अभी संशोधन हुआ है ना, 103वां संशोधन हुआ है अभी, ठीक है। ऐसे ही 93वां संविधान संशोधन 2006 किया गया, जिसमें आर्टिकल 15 के सब क्लोज 5 को जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, आखिर क्यों जोड़ा गया इसको? देखिए, आर्टिकल 15 सब क्लोज 5 किस चीज़ की बात करता है? ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। आर्टिकल 15 सब क्लोज 5। तो यहाँ कहीं भी आर्थिक आधार की बात तो हो नहीं रही है, इसीलिए। लेकिन सरकार को अब आर्थिक आधार पर आरक्षण देना था अन्य पिछड़े वर्गों को, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, उसके लिए सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया, ठीक है। 2019 में कर दिया था ये, ठीक है। तो 2019 में सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया, जिसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 को जोड़ा गया, ठीक है। और क्या कहा गया अब इस आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 में? इसमें कहा सरकार ने कि यह ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा, यानी कि ये जो वर्ग है ना, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि इनके लिए तो पहले प्रावधान कर दिया गया है ना, आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 में इनमें प्रावधान है। ये देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी, इसीलिए देखिए। तो आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 जो अभी ऐड हुआ है, ठीक है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि यह ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 में ये कहा गया कि सरकार जो है आर्थिक आधार पर भी अन्य वर्गों की उन्नति के लिए क्या कर सकती है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, ठीक है, कमज़ोर हैं, उनके लिए भी सरकार ये कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो 103वां संविधान संशोधन हुआ है ना, और ये जो 10% आरक्षण दिया गया है, ये ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं दिया गया है। इन वर्गों को इससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि इनके लिए तो पहले से ही आरक्षण है, ठीक है। ये आरक्षण सिर्फ जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए है, और इनसे जो भी बाहर होंगे, ठीक है, इन वर्गों से जो भी बाहर होंगे और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, उनको ये 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे, ध्यान से समझिए पूरी कहानी, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, फिर आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ भी न्यूज़ में होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या सब उसके डायमेंशन है, आखिर पूरी कहानी क्या है, ठीक है। देखिए, तो आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 हमें समझ आ गया। इसमें जो है आर्थिक आधार पर अन्य वर्गों के लिए सरकार जो है विशेष प्रावधान कर सकती है, ये कहा गया, ठीक है। यह शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है, बिल्कुल। जो भी शैक्षणिक संस्थान में जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें इन्हें जो है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण अब दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी आर्टिकल 15 की बात। आई थिंक आपको अभी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, जिसमें सामाजिक समानता की बात की गई थी। इसके 5 सब क्लोजेस थे, और सरकार ने छठा अब जोड़ दिया है, जिसमें आर्थिक आधार की बात कर दी है सरकार ने, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं, ठीक है। और ओबीसी, एससी, एसटी को इन सब से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, क्योंकि आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 भी तो ऐड हुआ है ना, तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 जो है, ये सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, ठीक है। कि जो भी सरकार नौकरियां निकालेंगी ना, उसमें सबको अवसर की समानता होंगी, सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो पिछड़ा वर्ग होता है ना, जो किसी कारण से समाज में मतलब दमित क्या बोलते हैं उसको, जो किसी कारण से समाज में पिछड़ गया है, ठीक है, हो सकता है कि इतिहास में उनके साथ अन्याय हुआ हो, तो सरकार उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 16 तो सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 16 का जो सब क्लोज 4 है, ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) किसको आरक्षण प्रदान कर रहा है? ओबीसी, एससी और एसटी को,
ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) क्या बोल रहा है कि राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ भी आर्थिक आधार की कहीं भी बात नहीं की गई है, लेकिन सरकार को क्या है, आरक्षण देना है आर्थिक आधार पर अभी। ठीक है, जिसके लिए उसने संविधान संशोधन भी किया है। देखिए तो हुआ क्या, सरकार ने कहा अच्छा संविधान में तो ये चीज़ है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, 103वां संविधान संशोधन किया 2019 में, जिसमें आर्टिकल 16 के सब क्लोज 6 को ऐड किया गया, जोड़ा गया। अब ये क्या कहता है आर्टिकल 16 का सब क्लोज 6, देखिए यह आर्थिक रूप से, ध्यान देने वाली बात है, यह आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की नियुक्ति में और पदों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होगा उसको नौकरियों में भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, SC ST OBC को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें, ध्यान रखना आप। ठीक है, देखिए तो समझ आया क्या था, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 16 का सब क्लोज 6। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आरक्षण, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। ठीक है, तो आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आरक्षण किसे दिया जा सकता है, तो कुछ तो शर्तें होंगी ना उस चीज़ के लिए, वरना हर कोई आरक्षण की मांग करेगा। देखिए तो आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 के तहत किसी को आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब निम्न शर्तों को पूरा करते हों। तो आखिर आरक्षण के लिए क्या शर्त होती हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आरक्षण देने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी होता है। पहली शर्त है कि वह वर्ग पिछड़ा हो। ठीक है, वह वर्ग पिछड़ा हो। दूसरी शर्त है हमारी कि उसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ठीक है, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, दूसरी शर्त। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये है फ्रेंड्स कि जो वो वर्ग है ना वो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप में पिछड़ा हो। यहाँ पर 2 वर्ड का यूज हुआ है, सामाजिक और शैक्षिक। ठीक है, तो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से वो वर्ग क्या हो, पिछड़ा हो। कहीं भी यहाँ पर आर्थिक वर्ड का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आर्थिक आधार कहीं भी यहाँ मेंशन हमारे संविधान में नहीं था, इसीलिए तो ये इतना मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, क्योंकि आर्थिक आधार का तो कहीं भी मेंशन नहीं है। फिर आपने कैसे आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। ठीक है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध करार कर दिया और उन्होंने क्या सब अपने जजमेंट में कहा, तो हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। ठीक है, इसको समझना। तो देखिए, तो आरक्षण देने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। वह पिछड़ा वर्ग हो, सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो और सामाजिक और शैक्षिक रूप में वह वर्ग पिछड़ा हो। ठीक है, हमारे संविधान में आर्थिक आधार का कहीं भी बात नहीं की गई है। तो देखिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आखिर कहानी क्या है, तो पिछड़ापन, हमारे संविधान में पिछड़ेपन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, कि कौन लोग पिछड़े होंगे, तो इसीलिए आज़ादी के बाद से ही, ठीक है, पिछड़ेपन की पहचान के लिए समय समय पर ना कुछ आयोग गठित किए गए हैं। ठीक है, कुछ आयोग को गठित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा पॉलिटी का बहुत कुछ कवर हो रहा है, समझ रहे हैं, तो इसीलिए ये सब ना आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए आज़ादी के बाद से पिछड़ेपन की पहचान के लिए बहुत सारे आयोग हमारे गठित किए गए। ठीक है, आखिर आयोग गठित कैसे होते हैं, देखिए आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 340 है, 340 के तहत पिछड़ेपन की पहचान के लिए, ठीक है, कौन आयोग गठित कर सकता है, तो राष्ट्रपति को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राष्ट्रपति आयोग गठित करेंगे। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद से फ्रेंड पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए ये आयोग गठित हुए। सबसे पहले तो 1953, ठीक है, 1953 में काका कालेलकर आयोग को गठित किया गया था, लेकिन इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ठीक है, इसीलिए हम नहीं देखेंगे अभी। देखिए फिर फ्रेंड्स 1979 में मंडल आयोग को गठित किया गया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये डेट आप याद रखना कि काका कालेलकर आयोग कब गठित हुआ था। ठीक है, तो 1953 में काका कालेलकर आयोग को गठित किया गया, देन इनकी सिफारिशों को नहीं लागू किया गया। फिर 1979 में मंडल आयोग को गठित किया गया। ठीक है, उस टाइम पर जनता पार्टी की सरकार ने ये किया था। ठीक, तो मंडल आयोग को गठित किया गया। तो मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों में आखिर क्या कहा, मंडल आयोग ने कहा कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, इन 3 वर्ड का यूज किया। ठीक है, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक संकेतकों का प्रयोग
किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जाति को ही सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार माना। ठीक है, किसने? मंडल आयोग ने। मंडल आयोग ने जाति को ही सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार माना। ठीक है, तो देखिए फिर हुआ क्या, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार ने फाइनली लागू किया। ठीक है, तो देखिए 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। ठीक है, और क्या किया, जब ये मंडल आयोग गठित हुआ था ना, देखिए उसी के टाइम से ये रिलेटेड है। तो 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और सरकार ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। उसी टाइम पर यह आरक्षण दिया गया था। ठीक है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी को जो है मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था ना 27% आरक्षण, तो 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या, तो सरकार ने कर दी, लेकिन अन्य वर्गों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। ठीक है, इस कदम का विरोध किया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, 1991 की बात है। ठीक है, 1991 में नरसिंह राव सरकार ने ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की, जो कहीं ना कहीं अभी हुआ है, वर्तमान में हमारे हुआ है। ठीक है, तो 1991 में नरसिंह राव सरकार ने ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की। तो ये चला जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में केस। ठीक है, तो इन सभी विवादों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, तो जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ना, वही जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद बना, इसको मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आया कि आखिर इंदिरा साहनी केस क्या था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, हम काफ़ी बार सुनते हैं कि इंदिरा साहनी केस, है ना, लेकिन इसकी फाइनल स्टोरी क्या थी आज आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो 1992 में ये कौन सा केस है, इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना गया। ठीक है, इसको मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, क्या उन्होंने क्या सब बातें कही। देखिए फ्रेंड्स, तो इंदिरा साहनी केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था ना, उसको रद्द कर दिया। ठीक है, कि आर्थिक, और उन्होंने क्यों रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था इंदिरा साहनी केस में कि क्योंकि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख नहीं है, इसीलिए जो 1991 में नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और खुद ने कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, देखिए अभी तो 10% आरक्षण दिया गया है ना आर्थिक आधार पर, तो अभी देखना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा है। ठीक है, हम देखेंगे सब कुछ। देखिए इंदिरा साहनी केस में तीसरा और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आरक्षण पर एक लिमिट लगा दी 50% की, कि 50% से ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया कि इंदिरा साहनी केस क्या था। तो इंदिरा साहनी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया, जिसमें आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया, और स्वयं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान का। तो आपने एक हिस्टोरी पूरा उसका हिस्ट्री समझा। ठीक है, इस न्यूज़ का पूरा आपने समझा। अब देखिए अब वर्तमान में क्या हुआ है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब वर्तमान में हमने देखा कि 103वां संविधान संशोधन किया सरकार ने 2019 में। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया, ईडब्ल्यूएस का मतलब समझ रहे हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया। वर्तमान में ये हुआ फिर से। ठीक है, फिर से अब देखिए क्या हुआ, जब 2019 में ये अधिनियम आ गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है 2019 में ही दे दिया गया था, लेकिन क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, इसीलिए ये अभी तक लागू नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए तो इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज कर दिया।
और आखिर इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुद्दे थे, ठीक है, इसको चैलेंज किन बातों पर किया गया है ना, क्या लोगों को गलत लगा आखिर। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती क्या थी, क्या मुद्दे थे, किस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट सुनाना था। तो पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक मिनट, कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि आपने तो इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया था, राइट। तो यही सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल था कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा सवाल था इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या SC ST OBC को EWS आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा ना इनको बाहर रखा गया है, ठीक है। तीसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या EWS आरक्षण 50% की सीमा से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन तीन चीज़ों पर विचार करना था, ठीक है। फाइनली हम देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है 103वां जो संविधान संशोधन किया सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर बात करनी थी, विचार करना था, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की, ठीक है, 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई, ठीक है, एक संविधान पीठ बनाई गई जिसमें 5 जज शामिल थे। तो वो 5 जज कौन थे, इनके नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर की दृष्टि से, ठीक है। हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी हिस्टोरिकल जजमेंट है, ठीक है, एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसीलिए इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो 5 सदस्यों की संविधान पीठ बनाई गई, तो कौन सब सदस्य थे इसमें, पहले थे जस्टिस UU ललित, ठीक है, दूसरे थे S रविंद्र भट्ट, तीसरे थे जस्टिस दिनेश महेश्वरी, और एक चौथी, ये महिला थी, इनका आप नाम याद रखना, बेला M त्रिवेदी, ये महिला थी, ठीक है, बेला M त्रिवेदी, और पांचवे थे पारडीवाला। तो ये 5 सदस्य थे, ठीक है, आप इनका नाम याद रखना। तो फाइनली जो ये जजेस थे 5 सदस्यों की जो बेंच थी, संविधान पीठ थी, इनका अभी हाल ही में निर्णय आया, जिसके कारण ही हम इस पूरे केस की स्टडी कर रहे हैं, है ना, इस पूरी न्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वां संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, ठीक है। ये अभी जो है डिसीजन आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है फ्रेंड्स, वो ऐसे आया है 3:2, यानी कि जो 3 सदस्य हैं, इन 3 सदस्यों की एक बात है और इन 2 की एक है, ठीक है, ये किसी चीज़ के पक्ष में है। तो देखते हैं कि आखिर क्या, ठीक है। तो ये 3 सदस्य जो हैं, ये तो 103वें संविधान संशोधन को वैध मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो 2 हैं ये वैध नहीं मानते हैं, इनका कुछ अपोजिट मत है, हम देखेंगे अभी क्या है, लेकिन बहुमत तो 3 का हुआ ना, इसीलिए ये जो है वैध करार दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी डिसीजन आ चुका है, देखते हैं अब आगे क्या हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 सदस्य कौन थे और इन सब के इस केस को 103वें संविधान संशोधन पर क्या क्या विचार थे, सबके अपने अपने विचार थे, हम सबके विचार देखेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 5 जज थे, ठीक है, अभी हमने देखा। देखिए, जस्टिस महेश्वरी, है ना, त्रिवेदी और पारदीवाला, ये तीनों तो फ्रेंड्स, इन तीनों का तो एक मत है, ठीक है। ये आप याद रखना कि कौन अपोजिट, मतलब कौन इस चीज़ को जो है खिलाफ हैं, ठीक है, और कौन इस चीज़ के लिए सहमत हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये 3 जो हैं, जस्टिस महेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला, ये तो एक साइड है, ठीक है, और ये जो जस्टिस UU ललित थे ना, और भट्ट हैं, ये न्यायमूर्ति भट्ट, रविंद्र भट्ट, ये एक उसमें है, ठीक है। अब देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दे थे उन पर इन्होंने क्या कहा। तो पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या आर्थिक कसौटी पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो जस्टिस महेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला ने क्या कहा कि हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। और न्यायाधीश ललित और न्यायमूर्ति भट्ट ने क्या कहा इस क्वेश्चन पर कि हाँ, दिया जा सकता है, ठीक है। तो पांचों ने हाँ कहा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या SC ST OBC समूह को EWS आरक्षण लाभ से बाहर रखा जा सकता है। तो जो जस्टिस महेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला थे, उन्होंने कहा कि हाँ, उनका एक अलग वंचित समूह है, क्योंकि SC ST और OBC
इनको तो अलग से आरक्षण दिया है ना, उनका एक अलग समूह है। तो ऐसा ही इन्होंने कहा कि भाई इनका तो एक अलग समूह है, ये हम ईडब्ल्यूएस के लिए लाए हैं जो 10% आरक्षण लाए हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो जस्टिस ललित थे और न्यायमूर्ति भट्ट थे, उन्होंने कहा नहीं, ये इस चीज़ के अपोजिशन में थे, ठीक है, विरोध में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है SEBC, इसका मतलब होता है एस फॉर सोशली, ई फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नहीं, है ना। SEBC भारत की सबसे गरीब आबादी का बड़ा हिस्सा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक और जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है सिर्फ अब उसी को ही हम देंगे, ठीक है, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने फाइनली मना कर दिया इसका, ठीक है, अपोजिशन में मत दिया। तीसरा क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% की सीमा से अधिक हो सकता है। तो इन तीनों ने कहा कि हाँ 50% की जो सीमा है वो लचीली है। पता ही है आपको, है ना, कि संविधान हमारा वैसे भी लचीला है। तो इन्होंने कहा कि 50% की सीमा लचीली है और केवल जो ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर ही ये लागू होती है, ठीक है। जो 50% की सीमा है ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर ही लागू होती है। तो ऐसा किया जा सकता है, फाइनली इन्होंने कहा। लेकिन जो न्यायाधीश जस्टिस ललित और न्यायमूर्ति भट्ट थे, इन्होंने कहा कि नहीं, यह 50% की सीमा का उल्लंघन आगे के लिए, इन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तो आगे के लिए जो है ये कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए एक प्रवेश द्वार होगा। अगर हम ऐसा करते हैं ना, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देते हैं अलग से 10%, तो और लोग भी फिर आरक्षण की मांग करेंगे ना। तो इनका ऐसा मानना था। तो ये 5 जो हैं जजेस की संविधान पीठ थी, तो इनके हमने देख लिए कि क्या सब विचार थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा हमें देखना होगा कि 103वां संविधान संशोधन जो है क्या कह रहा है, कौन किसको ये मिलेगा, ठीक है, 10% आरक्षण जो है। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो ये आरक्षण है ना 10% आरक्षण, इसको प्राप्त करने की आखिर शर्तें क्या हैं, ठीक है। तो देखिए आप 10% आरक्षण के पात्र हैं यदि, ये शर्तें आपको पूरी करनी होंगी। पहली शर्त ये है कि आपकी घर की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम हो, ठीक है। आपके घर की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है फ्रेंड कि 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है कि आपके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए, तभी आप ये 10% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। तीसरी शर्त ये है कि आपका घर 1000 वर्ग फुट से छोटा हो, ठीक है, आपका घर 1000 वर्ग फुट से छोटा हो, ठीक है, तीसरी शर्त। चौथी शर्त यह है कि नगर पालिका में 100 गज से छोटा आवासीय भूखंड हो आपके पास, 100 गज से छोटा। पांचवी शर्त यह है कि गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से कम का आवासीय भूखंड हो। अगर इतना आपके पास, इससे ज़्यादा है ना, तो आप इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये इस आरक्षण को 10% आरक्षण को पाने की शर्तें हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए अभी हम देखते हैं थोड़ा मैगजीन की तरफ कि उसमें क्या लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में, तो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया है ना सरकार ने, ये इसके लिए सिन्हो आयोग की सिफारिश थी, ठीक है। तो सिन्हो आयोग की सिफारिशों के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है और इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये कौन से आयोग की सिफारिश पर, सिन्हो आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये किया गया है। और क्या है, देखिए ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस प्रकार के वर्गों हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता, ठीक है। ध्यान देखिए इस चीज़ को, एक मिनट,
हाँ, तो इस प्रकार का जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता। ठीक है, जो ये आरक्षण है ना, हमने देखा कि शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उन पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। ठीक है, तो योग्यता हमने अभी देखी थी कि योग्यता क्या थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, कि वार्षिक आय आपकी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, इंदिरा साहनीवाद 1992 का हमने अभी देखा था ना कि इंदिरा साहनी केस क्या था। तो देखिए इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया है, इसमें भी हम देख लेते हैं। वही है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, लेकिन केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पहचान नहीं की जा सकती। हमने देखा था ना इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है, क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से बाहर रखा जाएगा। तो इंदिरा साहनी केस में ऐसा कहा था। ठीक है, जो हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हमने देख लिया कि ये आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया, 16(6) को ऐड किया गया। ठीक है, देखते हैं और कुछ पॉइंट हमारे लिए। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्न को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, किसको नहीं शामिल किया जाएगा? जिसके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, या जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है। ठीक है, या जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का कोई, ठीक है, भूखंड है, कोई प्लॉट वगैरह है, तो उसको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु क्या थे, इसको भी देख लेते हैं। केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। ऐसा भी कहा गया था ना कि जो ये आरक्षण है ये हमारे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह आरक्षण हमारे मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, देखिए इस फैसले में कहा गया था कि आर्थिक मानदंड पिछड़ेपन के निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। ठीक है, एससी एसटी एसईबीसी का अपवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी को फिर से आरक्षण देंगे तो इनको तो 2 बार आरक्षण मिल जाएगा ना, एक तो पहले से मिला हुआ है, एक अभी मिल जाएगा, तो दोहरा लाभ होगा। तो ऐसा इसलिए इनको बाहर किया गया है। अपवर्जन का मतलब ही बाहर करना होता है। ठीक है, तो यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समूहों के लिए कठोर और अनुल्लंघनीय नहीं घोषित किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं था कि इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये बहुत कठोर है, कठोर नहीं था, लचीला था। ठीक है, क्योंकि अभी इसका उल्लंघन ही हुआ है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी एसटी ओबीसी समुदायों पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर नहीं। लेकिन जो 10% आरक्षण है अभी, वो किसके लिए है? वो सामान्य वर्ग के लिए है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। देखिए इस निर्णय का महत्व क्या है आखिर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सकारात्मक कार्रवाई की राजनीति को नया रूप देता है। ठीक है, सामान्य वर्ग के गरीबों के उत्थान का प्रयास करता है। ठीक, और ईडब्ल्यू आरक्षण से संबंधित चिंताएं क्या हैं? चिंताएं तो यही हैं कि आरक्षण जो है वो सामाजिक उत्थान के लिए है ना। हर कोई फिर आरक्षण की मांग करने लग जाएगा, तो ये भी एक चिंता है। और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन तो इस संविधान संशोधन की आलोचना इस चीज़ पर भी की जा रही है क्योंकि ओबीसी एससी एसटी समुदायों को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने के कारण। ठीक है, तो इसलिए भी आय मानदंड के साथ समस्या है। क्यों? क्योंकि जो 8 लाख रुपए है ये काफ़ी ज़्यादा आय बताई जा रही है ना। क्योंकि जो कर योग्य जहाँ टैक्स लगता है ना इनकम पर, वो भी 2.5 लाख रुपए ही होती है, तो ये तो इससे भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का यहाँ पर एक जो है समस्या माना जा रहा है। ठीक है, लोक लुभावनवाद का साधन बताया जा रहा है, तो ये आलोचना में इसकी है। ठीक है, आगे की राह क्या है? आगे की राह कि जो है सभी को, देखिए अपेक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देश। ठीक है, सरकार को सभी समुदायों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध कराने और आय मानदंड को निर्धारित सीमा से बहुत कम रखने पर विचार करना चाहिए। तो ये आगे की राह है। तो जो आय मानदंड या 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है उसको थोड़ा गलत बताया जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। और जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है ना वो सभी के लिए करने का कहा जा रहा है। साथ ही सरकार को सभी समुदायों के लिए
ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध कराने और आय मानदंड को निर्धारित सीमा से बहुत कम रखने पर विचार करना चाहिए। ठीक है, और इसको ये कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स के लिए हमारी स्लैब है ना, इसे आयकर स्लैब के समान स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का जो ईडब्ल्यूएस को लिए 10% सरकार ने आरक्षण दिया है उसकी न्यूज़। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आरक्षण का जो मुद्दा है वो हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस, मंडलवाद, फंडामेंटल राइट्स, ये हमेशा चर्चा में रहता है। इसीलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी था, एनालिसिस करके समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो हम जो हैं बाकी की जो हमारी न्यूज़ हैं, ठीक है, उसको हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। तो आज आपने ये समझ लिया होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको ये न्यूज़ कितना समझ में आया, ये क्लास कैसी लगी है करंट अफेयर की, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम आगे की न्यूज़ आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।